to abstract, particular to general, from examples to formula. देखिए, a formula or generalization is thus arrived at uh, through a convincing process of reasoning and solving problems after a number of concrete cases have been understood. The students successfully attempt the generalization. इंडक्टिव मेथड में कुछ नहीं है, बहुत सारा केसेस को ऑब्जर्व करते हुए उस केसेस में रीजनिंग क्या है, उस रीजनिंग से फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं। वो जनरलाइजेशन हमेशा ट्रूथ होगा। ओके, जब तक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है तब तक आपका जनरलाइजेशन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, आप कैसा बताया, आप एग्जाम्पल्स को देखते हुए उसमें रीजनिंग फाइंड आउट करते हुए जनरलाइज किया गया है। ओके, जनरलाइज करने के लिए बहुत सारा केसेस को आपने ऑब्जर्व करके उसमें क्या रीजन है, इसी तरह सर आप फर्दर भी। सर हम लोग एक देखिए, वो पढ़े थे इंडक्शन मेथड मैथमेटिक्स में, बिल्कुल इसी पे अप्लाई होता है सर। वो इंडक्शन मेथड जैसे वन 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 प्लस टू वन प्लस थ्री टू प्लस थ्री करके जो सम आता है इसका n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसको जो प्रूफ करते हैं इंडक्शन मेथड पे सर। हाँ, इंडक्शन मेथड है। देखिए, अभी मैं एक दो एग्जांपल देने के बाद इस तरह कंटेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब कंटेंट पढ़ाते वक्त आपको माइंड पे आता है ये मेथड पढ़ाने के लिए ये मेथड यूज होगा, जैसा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, प्रोसीजर कैसा यूज करता है। ओके, ये इंडक्टिव मेथड यूज करने के क्या तरीका है। देखिए, यहाँ आस्क स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट ए फ्यू ट्रायंगल्स, बच्चों से आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट फ्यू ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन लेट देम मेजर एंड द सम ऑफ द एंगल्स इन ईच केस। बच्चों से आप कहा गया है ट्रायंगल्स बनाने के लिए, बनाने के बाद जो है ट्रायंगल्स का जो एंगल्स जो है मेजर करने के लिए, मेजर करने के बाद उसका सम करने के लिए। द सम will be the same in all cases। छोटा ट्रायंगल हो, बड़ा ट्रायंगल हो और बड़ा ट्रायंगल हो, वो छोटा बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। इन ऑल केसेस बच्चा कंक्लूड करते हैं एक छोटा सा ड्रा किया होगा, एक बड़ा कंस्ट्रक्ट किया होगा और एक बड़ा कंस्ट्रक्ट किया होगा, मगर सब जो है तीन एंगल्स मेजर करने के बाद जो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों मेजर करने के बाद तीनों एंगल को फिर सम करने के पहले क्या किया, पहले स्टेप में कंक्रीट में बच्चों को ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के दिए। ये कंक्रीट मेथड है, कंक्रीट टू। ओके, आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कैसा जा रहा है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। sum of angles in a triangle is equal to two right angle triangle। इसमें नहीं तो sum of angles in a triangle is equal to 180 डिग्री, ये कंक्लूजन है, जनरलाइजेशन है, ये अब्स्ट्रैक्ट है। ओके, इसमें कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ आने के लिए क्या किया, बच्चों से आप कहा गया है ट्रायंगल्स बनाने के लिए, ट्रायंगल्स बना दिया, फिर आप ट्रायंगल्स मेजर करने के बोले सेकंड। ओके, फिर करने के बाद फिर बच्चों को एंगल से सम करने के लिए, एंगल सम करने के बाद बच्चों को एक ही रिजल्ट आया है, सबका छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, क्या हो गया है 180 डिग्री से आ गया है। तब बच्चा से जनरलाइजेशन कर सकते हैं, एंगल्स sum of angles in a triangle is equal to 180 degrees। This is called inductive method। समझ में आया? हेलो, इस तरह एक एग्जांपल देख लीजिए। गिव देम ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स। देखिए, a plus b, x plus y, l plus m and p plus q and ask them to find the squares in each case। बच्चों को इस तरह किया गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर करने के लिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करने के लिए, एल प्लस एम, ये सब मतलब एक पर्टिकुलर केसेस, ए प्लस बी एक केस, एक्स प्लस वाई एक केस, एल प्लस एम केस, पी प्लस क्यू एक्स, सेवरल केसेस। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग किए हैं ज्योमेट्रिकली, हेलो, ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी किए हम लोग। ए प्लस बी होल स्क्वायर
ये प्लस बी एक साइड है, दूसरा साइड ए प्लस बी है। स्क्वायर नंबर्स कहाँ जाता है, स्क्वायर नंबर्स किसको कहा जाता है, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर्ड लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड, ए प्लस बी स्क्वायर का साइज a plus b into a plus b whole square. If a square of length is 2 square, 2 into 2 that is 4, area of the square is 4, square number। इस तरह a plus b whole square करने के a plus b into a plus b, side into side, x plus y into x plus y, इस तरह करने के बाद बच्चा a plus b whole square, x plus y square, l plus m square, p plus square, ये सब क्या है, ये सब क्या है, केसेस एग्जाम्पल्स। इसमें ये सब करने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर करने के बाद x प्लस वाई स्क्वायर करने के बाद l प्लस एम स्क्वायर करने के बाद p प्लस क्यू को स्क्वायर करने के बाद बच्चों को एक रीजनिंग पता चल जाएगा। रीजनिंग क्या है, x प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म रिजल्ट क्या आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा इससे ये सब करने के बाद a प्लस बी एक्स प्लस वाई, इस तरह सेवरल केसेस ऑब्जर्व करने के बाद एक रीजन जो है फाइंड आउट करेगा। वो रीजन ये है a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू a इंटू b, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर सेकंड टर्म होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये जनरलाइजेशन है, ये कभी नहीं भूल जाएंगे, कभी नहीं भूल जाएंगे। ये प्राइमरी लेवल में इस तरह पढ़ाना पड़ता है। फिर एक बार फार्मूला डिराइव होने के बाद बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं रहता है, तब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना डिडक्टिव मेथड है, यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना तब डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। अगर दोनों मेथड यूज किया जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच है। ओके, इस तरह मैंने बताया 2 पावर n सबसेट्स। ओके, तो एक सेट में एम्प्टी सेट लिया, सिंगलटन लिया, टू एलिमेंट्स लिया, 3 एलिमेंट्स लिया, 4, ये सब केसेस है, ये सब केस है। 3 एलिमेंट्स लिया, 4 एलिमेंट्स लिया, 5 एलिमेंट्स लिया, उसमें रीजनिंग पता चला। क्या रीजनिंग है, 2 पावर 0 हो रहा है, 2 पावर 1 हो रहा है, 2 पावर 2 हो रहा है। अगर 2 एलिमेंट्स है 2 पावर 4 सबसेट्स हो रहा है, 2 पावर 2। अगर 3 एलिमेंट्स है क्या हो रहा है, 2 पावर 3 8 सबसेट्स लिख सकते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो ए बी सी डी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 2 पावर 4 मतलब 16, 2 2 4 4 4 16 सबसेट्स लिख सकते हैं। 16 सबसेट्स कैसा लिख सकते हैं, 2 0 1 2 C 0 2 C 1 2 C 2 2 C 3 2 C 4, सॉरी 4 C 0, 4 एलिमेंट्स है ना, 4 C 0 4 C 1 4 C 2 2 कॉम्बिनेशन वाला 4, 3 कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 3 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 4 4 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 4, इस तरह 16 सबसेट्स लिख सकते हैं। इस तरह आप अगर आपको n दिया जाएगा, n एलिमेंट दिया जाएगा सेट में, 2 पावर n सबसेट्स लिख सकते हैं, दैट इज पावर सेट। आप कॉन्सेप्ट पावर सेट कॉन्सेप्ट लिए है। इस तरह इंडक्टिव मेथड यूज करते हुए ओके आप जो है ना फार्मूला को जनरलाइज कर सकते हैं, फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? यस हेलो, यस सर, जी सर, क्लियर है सर। हाँ, मतलब पहले बार मैथमेटिक्स में कोई जनरलाइजेशन करना, फार्मूला को डिराइव करना, तब इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। ओके, इसमें बहुत सारा केसेस को ऑब्जर्व करते हुए उसमें रीजनिंग फाइंड आउट करते हुए जनरलाइज करते हैं। ओके सर क्या हाँ सर, आप जो बोले कंक्रीट करना, फिर उसके बाद वो ऑब्जर्व करना, फिर वो इंडक्ट करना, तो ये यहाँ पे कंक्रीट से क्या मतलब निकलता है? मतलब कोई फॉर्मूला अगर उसको कहते तो उसमें कंक्रीट का कहाँ यूज है सर? वो थोड़ा सा बता दीजिए सर। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आप ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किया ना, बच्चों को क्या क्या पूछा ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये कंक्रीट है ना? अच्छा, ये कंक्रीट हो गया सर। हाँ बच्चा, अच्छा जी। बच्चा खुद से ट्रायंगल का यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये भी कंक्रीट है। बच्चों को इस तरह
जी सर। ये साइड ए प्लस बी, माउस से नहीं लिख पा रहा हूँ, ए प्लस बी, ऐसा ए प्लस बी, यहाँ यहाँ तक ए है, यहाँ तक ए है या बी है, राइट, ए प्लस बी। यस सर। देखिए यहाँ तक ये ए है, ए है, बी है, ए प्लस बी साइड है, यहाँ भी ए प्लस बी साइड है। कितना, एक स्क्वायर ए प्लस बी साइड वाला स्क्वायर कितना पार्टीशन हो गया, एक हो गया, 2 3 4, ओके 3 स्क्वायर्स हो गया है, राइट। ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये पार्ट ए फर्स्ट वाला ए स्क्वायर हो गया है। फिर ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया है, साइड बी है, ये ए है, ए इंटू बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, फिर ए इंटू बी, 2ab हो गया, ये 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ओके 2ab। मतलब इस तरह ये कंक्रीट है, इस तरह पहले इस तरह बना सकते हैं और इसको ड्रा कर सकते हैं। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया है, ये अब्स्ट्रैक्ट, ये जनरलाइजेशन हो गया है। ये एक केस है, इसमें भी सेम है, इसमें भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इसमें भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2 इंटू p इंटू q, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2 इंटू l इंटू m, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू x। सेम रीजनिंग आ रहा है, एक रीजनिंग है, इसमें क्या रीजनिंग है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रिजल्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ओके। ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट भी इससे पहले आप इस तरह बना सकते हैं, फिर इसके ड्रा करके दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना। जी सर, जी सर अब इसमें और मैं ये बताया ना, NC0 सपोज 2 एलिमेंट सेट है ए बी, ओके। इसमें कितना सबसेट लिख सकते हैं, एक सिंगल, एक एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट ए, एक बी, ए बी, 4 हो गया ना। जी सर, 4 हो गया है। कैसा होगा, 2C0 जीरो कॉम्बिनेशन वाला एम्प्टी सेट, 2C1 2C2, इस तरह एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हुए एक रीजन फाइंड आउट होता है। मतलब इसमें 2 पावर, अगर सपोज 2 एलिमेंट्स है, 2 पावर 2 इस तरह कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, इस तरह चले जाता है, राइट। यस सर। ये इनिशियल लेवल में, प्राइमरी लेवल में होता है, ये हायर लेवल में इंडक्टिव मेथड सूटेबल नहीं है। ये पहले बार बच्चों के पहले बार मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, मैथमेटिकल फार्मूलाज को, ओके, समझाने के लिए प्राइमरी लेवल में इंडक्टिव मेथड यूज होता है फर्स्ट टाइम। एक बार फार्मूला डिराइव किया, ओके, सपोज सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला PTR/100 किया, तब क्या बार बार करने की क्या जरूरत है, ओके। प्राइमरी लेवल में फार्मूला डिराइव करने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज करने के लिए इंडक्टिव मेथड यूज किया जाता है। इंडक्टिव मेथड में क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फिर एग्जाम्पल टू फार्मूला, एग्जाम्पल्स टू फार्मूला। यह एग्जाम्पल्स है, सब एग्जाम्पल्स है, a प्लस बी, x प्लस वाई, l प्लस m, p प्लस q, ये सब एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स टू फार्मूला। फार्मूला ये है फार्मूला, ओके, ये जनरलाइजेशन है, ओके। पर्टिकुलर टू जनरल, एक पर्टिकुलर केस है, a प्लस बी पर्टिकुलर है, फिर इतना करने के बाद, इतना ऑब्जर्व करने के बाद क्या हो गया, एक जनरलाइजेशन आया, ओके। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब्स्ट्रैक्ट है, राइट, क्लियर। हेलो, यस सर, क्लियर हो गया सर, समझ गया सर। हाँ, देखिए हर मेथड का मेरिट्स पता होना है। एग्जामिनेशन में मेथड्स के बारे में क्वेश्चन आता है, इस तरह इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का डिफरेंसेस क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है, उसका मेरिट्स डीमेरिट्स लिख लीजिए, ओके। इंडक्टिव मेथड अभी जो मैं बताया, इंडक्टिव मेथड ये सब लिखना है, ओके। इंडक्टिव मेथड क्या है, इसका मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, एक फुल मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप मेरिट्स डीमेरिट्स अच्छा तरह जानते हैं, तब जो है उसको अच्छा तरह
कंटेंट डील करते वक्त कौन सा मेथड सूट होगा आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, उसके लिए मेरिट डीमेरिट्स पता होना चाहिए। ओके, हर मेथड का डिमेरिट्स डिमेरिट्स रहता है। ओके, हर मेथड हर तरह कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, कौन सा कंटेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, merits of inductive method, it is most useful for beginners। ओके, प्राइमरी लेवल में ये सूटेबल मेथड है क्योंकि फार्मूला कैसा आया उनको पता चलना चाहिए ना, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए ना। हम ये नहीं बताता है, हम ये नहीं बताते हैं 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसा आया। ओके, ऐसा ये नहीं बताते हम, x⁻0 इज इक्वल टू 1 बताते नहीं हम, x⁻0 1 कैसा आया। ओके, ये नहीं बताते हैं। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस बताते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये सब फंडामेंटल जो है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बताने से अलावा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये कितना अच्छा रहता है। ओके, मतलब इस तरह फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, एक जनरलाइजेशन करने के लिए बिगिनिंग स्टेज में बेस्ट मेथड है। इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर बिगिनर्स। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ए मैथमेटिकल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड थ्रू ए नंबर ऑफ सिंपल एग्जांपल्स। ओके, हम लोग देखे ना a प्लस बी एक्स प्लस वाई में नंबर ऑफ सिंपल एग्जांपल्स, हर में एक ही रीजन है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ए मैथमेटिकल प्रिंसिपल established through a number of simple examples. It helps in clarifying any doubt about the how and why a formula in the very beginning. Formula कैसा आया समझाने के लिए ये बेस्ट मेथड है। ओके, ये फॉर्मूला कैसा आया बताने के लिए ये बेस्ट मेथड है। इट इज ए लॉजिकल मेथड, लॉजिकल क्योंकि एक सीक्वेंस से आ रहा है ना, एक रीजन है, जब रीजन रहता है लॉजिक रहता है। ओके, इट इज ए लॉजिकल मेथड, सो इट सूट्स मैथमेटिक्स। जब लॉजिक का बात आता है इट सूट्स मैथमेटिक्स क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट। It gives the opportunity of active participation to students in the discovery formula। फॉर्मूला को यहाँ डिराइव कर रहा है ना, फॉर्मूला को डिस्कवरी कर रहा है, इसलिए बच्चा एक्टिव रहता है। बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए ये बेस्ट मेथड है। It is based on actual observation, thinking and experimentation। इंडक्शन मेथड यूज कर रहा है, यहाँ डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैसा करना, क्या रीजन है, जनरलाइज करना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब चेक करना, जो आपने ऑब्जर्व करके रीजनिंग फाइंड आउट किया है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा के लिए ट्रूथ है, एक्सपेरिमेंट करके फिर जनरलाइज कर रहा है। ओके, इट रिस्ट्रेन्स द टेंडेंसी टू लर्न बाय रोट। यहाँ याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, या प्रूफ कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली प्रूफ कर रहा है, यहाँ याद रखने के लिए ओके जरूरत नहीं है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ होमवर्क। ओके, यहाँ फार्मूला याद रखिए, होमवर्क करना का जरूरत नहीं है, फार्मूला जो है डिराइव करता है केसेस को, जो है कॉन्क्रीट एग्जांपल को, जो पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ चले जाता है, या बर्डन नहीं रहता। फार्मूला प्रूफ करना बर्डन नहीं है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके प्रैक्टिस करना बर्डन है। ओके, इस फार्मूला में एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट करके करना 10 एग्जाम्पल्स, ये बर्डन है। फार्मूला डिराइव करना बर्डन का खत्म हो गया, फार्मूला डिराइव किया हो गया। ओके, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ होमवर्क। डीमेरिट्स क्या है? इट इज लिमिटेड इन रेंज, इट कंटेन्स द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस, बट व्हाट नेक्स्ट is not proved in it. The discovery of formula does not complete the study of the topic. A lot of supplementary work and practice needed to fix the topic in the mind of the learner। देखिए certain limitations है यहाँ। देखिए हम लोग जो है
2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स, 5 तक कर सकते हैं। जो पेपर में जो कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ओके, जो ब्लैक बोर्ड में कर सकते हैं उतना तक कर सकते हैं, वही सफिशिएंट है। इट इज लिमिटेड रेंज। हम लोग क्या किया, 4-5 एग्जाम्पल्स देख के, जो 4-5 एग्जाम्पल्स में क्या रीजन से ये कंटिन्यू हो रहा है, उससे हम जनरलाइज कर रहा है। इज इट सफिशिएंट? क्वेश्चन है। इट इज लिमिटेड रेंज, it contains the process of discovering the formula with the help of sufficient number of cases, but what next? इसके बाद जब तक काउंटर एग्जाम्पल नहीं रहता तब तक ठीक है। अगर इसके बाद अगर एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, खत्म होता है, फिर जो है व्हाट नेक्स्ट। ओके, ये प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, इट नॉट प्रोवाइड इज नॉट प्रोवाइडेड इन इट। द डिस्कवरी ऑफ फार्मूला डज नॉट कंप्लीट द स्टडी। फार्मूला को डिस्कवरी किया, फार्मूला को डिराइव किया, ये इससे खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इसके आगे भी स्टडी कर सकते हैं। आपने फार्मूला डिराइव किया, खत्म हो गया है? नहीं। ए लॉट ऑफ सप्लीमेंट्री वर्क एंड प्रैक्टिस नीडेड टू फिक्स द टॉपिक इन द माइंड ऑफ द लर्नर। ओके, फार्मूला डिराइव करने के बाद, जनरलाइज करने के बाद खत्म नहीं होता है। जब खत्म होता है, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है, नॉलेज को एक्सटेंड होते रहता है। चेंज, डायनामिक जो है ना, चेंज जैसा टाइम बदलता है उस तरह चेंजेस भी होते रहता है। मगर जो है मतलब सर्टेन लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ये है 4-5 एग्जांपल्स देखते हुए ये जनरलाइजेशन ये सफिशिएंट नहीं, इनका ये डिमेरिट है। ओके, इंडक्टिव रीजन इज नॉट एब्सोल्युटली कंक्लूसिव। 3 or 4 cases are picked up to generalize and observe an observation. Therefore, the procedure establishes certain degree of probability which can, of course, be increased the made more valid increasing the number of cases. देखिए, आप 4-5 एग्जाम्पल्स देखते हुए आप जनरलाइजेशन कैसा कर सकते हैं, और भी ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, रिसर्च करते हैं ना, जैसे सर्वे टाइप रिसर्च कर लेता है, 1,000 सैंपल लेते हुए डेटा कलेक्ट करके 1,000 का ओपिनियन, पूरा 1 करोड़ का ओपिनियन नहीं बता सकते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए 1 करोड़ पॉपुलेशन का 1000 सैंपल से कैसा होगा। अगर 2000 सैंपल ले लेता है, 2000 सैंपल में कुछ आपका डेटा जो कलेक्ट करता है उसे डिविएट करता होगा, 3000 में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करता होगा। इस तरह मैथमेटिक्स में 3-4 केसेस आप सेलेक्ट करके उसमें जनरलाइज करें तो फिर क्या फायदा है उसमें, उससे आगे भी होता होगा। तो 2-3 एग्जांपल से रीजन फाइंड आउट करके जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एक डिमेरिट है। ठीक, कितना टाइम लगता है, नहीं लगा होता ना, कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट, इट इज लाइकली टू बी मोर लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। हर बार फार्मूला प्रूफ करना, जनरलाइज करना, ये लेबोरियस वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग है। Okay, at the advanced stage, it is not so useful as some of the unnecessary details and explanation may make teaching dull and boring. देखिए, इसमें क्या रहता है, एडवांस स्टेज, हायर लेवल जाने के बाद ये सूट है, प्राइमरी लेवल में सूट है, फर्स्ट टाइम जो फार्मूला बताने के लिए सूट है, एडवांस हायर लेवल पे ये सूट नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज है। ये जो है एक बार फार्मूला भूल जाता है, फिर जो है फिर शुरू से करना होगा, ये सब लेबोरियस वर्क है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन करना, ये उससे अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन करने के बाद टीचिंग जो है बोर लगता है, डल रहता है। ओके, दिस मेथड शुड बी कन्फाइंड ओनली अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एट अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। सिर्फ जो है रूल्स समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ अर्ली स्टेज, प्राइमरी लेवल में शुरुआत में मैथमेटिक्स समझने के लिए ये सूटेबल है, मगर हायर लेवल में सूटेबल नहीं। आप हेलो अब्दुल भाई, और थोड़ा सा माइक म्यूट कर दीजिए आप। बताया कि नहीं अब्दुल भाई, आफ्टर एस्टैब्लिश के फार्मूला, एक बार फार्मूला एस्टैब्लिश किया गया है, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन रीडिस्कवरिंग इट फॉर सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम। एक बार फार्मूला एस्टैब्लिश हो गया है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है रीडिस्कवरिंग करने की जरूरत नहीं रहता
लेता है, उतना टाइम भी नहीं लेता है। ओके, ये इसका कहने के मतलब ये प्राइमरी लेवल में सूटेबल है, एडवांस स्टेज में सूटेबल नहीं है। आप 2-3 एग्जांपल्स लेते हुए जनरलाइज करना भी ठीक नहीं है, फिर आगे भी रहता होगा, ये डीमेरिट है। ओके, थोड़ा लेबोरियस। हाँ सर बोलिए। जैसे प्राइम, जी सर, हाँ जैसे प्राइम नंबर में हम जानते हैं सारा ऑड होता है, लेकिन 2 इवन प्राइम नंबर हो जाता है, तो ये लिमिटेशन हो गया इसका सर, हाँ। जिसमें डिमेरिट हो गया। जनरलाइज नहीं, जनरलाइज 4, 5, 10 में हो रहा है, लेकिन एक एक की वजह से ये सारा प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं हो पा रहा, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया सर इंडक्टिव मेथड। लिमिटेशन में क्या आपका स्टेटमेंट बदल सकते हैं, ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स आर, नहीं नहीं, और ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2। 2 सही है। 9 9 9 सर प्राइम नहीं है सर, 9 नहीं है प्राइम नहीं है प्राइम। ना, 9 प्राइम नहीं है, 9 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ओके, आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, जैसा आप जब जनरलाइज कर लेते हैं ना, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, इस तरह चेंज करके बता सकते हैं। देखिए ना, जो भी आप जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज कैसे करते हैं, by observing concrete examples, by observing several examples, then you will find a reason, with that reason you will conclude a generalization। जनरलाइजेशन कब तक चलेगा, जब तक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं होता है, तब तक आप जनरलाइजेशन ठीक है। ओके, मैं बताता Yes, हूँ, sir. तबरेज अच्छा है, मुजफ्फर साहब अच्छा है, उबैदुल्ला अच्छा है, ओके, एहसान दानिश अच्छा है, हाँ, जफर एहसान अच्छा है, ओके, हिना कौसर अच्छा है, सब अच्छा है। मैथमेटिक्स बच्चा बहुत अच्छा है। कैसा किया, एक एक केस को ऑब्जर्व करते हुए, एक एक केस को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है, जनरलाइजेशन। फिर सब जनरलाइजेशन करने के बाद ऑल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आर गुड, हीना कौसर इज आल्सो गुड, दैट इज डिडक्टिव। We are deriving from the generalization. All mathematics method students are good, then Muzaffar Alam is also good. I am withdrawing one example from the class, that is deduction, already established formula, उससे हम derive कर रहा हूँ, that is deduction, deducing। ओके, इस तरह मतलब प्राइमरी लेवल में फार्मूला को जनरलाइजेशन को समझाने के लिए बच्चों को इंडक्टिव मेथड से समझा सकते हैं। इंडक्टिव मेथड में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल एंड एग्जाम्पल टू फार्मूला, ये तीनों यूज करते हैं। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, particular to general and example to formula। Formula, sir. ओके, इसमें इंडक्शन स्टेप्स यूज करते हैं, डेटा को क्या दिया गया ऑब्जर्व करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं। ओके, पहले बार जनरलाइजेशन करने में ये इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। एक बार फार्मूला जनरलाइजेशन हो, फार्मूला डिराइव किया गया है, बार बार करने की जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ फार्मूला को यूज करना। जब फार्मूला को यूज करते हैं, उसका अपोजिट जो है डिडक्टिव मेथड है। राइट, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके सर। ओके कहने का मतलब स्टॉप कीजिए। नहीं सर, आप अब नहीं सर, डिडक्टिव मेथड पढ़ के ये करेंगे। ये मजाक कर रहा हूं। देखिए, इसका अपोजिट मतलब जल्दी समझ में आता है, डिडक्टिव मेथड से हम कंप्लीट करेंगे। डिडक्टिव मेथड ये अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इट इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। सिर्फ पढ़ लेता हूं, आपको समझ में आता है। जस्ट आप अभी तक जो डिस्कस किया उसका अपोजिट है। हियर द लर्नर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, वहां क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल, यहाँ क्या है उल्टा, जनरल टू पर्टिकुलर। वहां क्या है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट।
वहां क्या है, एग्जाम्पल टू फार्मूला या फार्मूला टू एग्जाम्पल, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। ये प्री कंस्ट्रक्टेड फार्मूला इज टोल्ड टू द स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू सॉल्व द रिलेवेंट प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। या बताते हैं फार्मूला, बताते हैं फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है डिडक्टिव मेथड। द फार्मूला इज एक्सेप्टेड बाय द लर्नर्स एज प्री एस्टैब्लिश्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। ओके, जो फार्मूला है वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, प्रूव्ड है, एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल। वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल, एक्सेप्टेड बाय द ग्लोब। ओके, ऑलरेडी वैलिडेटेड है, ऑलरेडी वैलिडेटेड है। इस तरह वैलिडेटेड फार्मूला को बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए बता रहे हैं डिडक्टिव मेथड। Procedure: the teacher gives the relevant formula to explain further the application of the formula। ये procedural knowledge है, ये सिर्फ substitute करना, application of the formula to problems, to solve a number of problems on the blackboard। The students come to understand how the formula can be used or applied। Then a few problems are given to the students, they solve them on the same lines as have been explained by the teacher। a few important formula are given below। देखिए इसमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसका एग्जांपल देते हैं, बच्चा प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, PRT by 100। the students apply the formula to solve the problems and then memorize them for future use। इसमें याद रखना, डीमेरिट क्या है, फार्मूला को नंबर ऑफ फार्मूलास याद रखना है, उसमें याद रखने की जरूरत नहीं, वहां डिराइव करना। इसमें फार्मूला यूज करते हैं, सेवरल एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना। ओके, इसमें बहुत बर्डन रहता है होमवर्क। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, इट इज ए शॉर्ट टाइम सेविंग। इट इज शॉर्ट टाइम सेविंग क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला है। ओके, वहां फार्मूला डिराइव करना टाइम ले लेता है, यहाँ टाइम कंज्यूम के लिए स्कोप ही नहीं है, बहुत टाइम सेव होता है। ऐसा ऑलरेडी फार्मूला है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय प्री डिटरमाइंड फार्मूला टेक्स लिटिल टाइम, इट ग्लोरियस मेमोरी। ओके, बहुत सारा फार्मूला याद रखना है ना, आपका मेमोरी बहुत जो है अच्छा काम करेगा। ज्यादा जितना कंटेंट आप याद रख लेता है उतना मतलब न्यूरॉन्स एक्टिव होगा, उतना मेमोरी आपका बढ़ जाएगा, आपका जीबी बढ़ जाएगा। It glorious memory as students have to memorize a considerable number of formulae at the practice and revision stage। this method is adequate and advantageous। प्रैक्टिस एंड रिविजन स्टेज, हम लोग जो साइकोलॉजी में सेविंग मेथड की है ना, उसमें पहला बार 10 घंटा लगता है, सेकंड टाइम में 5 घंटा लगता है, तीसरा बार जो 2 घंटा लगता है, चौथा बार जो है आधा घंटा में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह जब प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह करते हुए फॉर्मूला जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रिकॉल कर सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, इट कंबाइंस विद इंडक्टिव मेथड टू रिमूव द इनकम्प्लीटनेस। देखिए, अगर आप इंडक्टिव डिडक्टिव यूज करता है तब जो है बहुत अच्छा रहेगा। इट कंबाइंस विद द इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव मेथड से अगर डिडक्टिव मेथड को कंबाइन किया जाता है बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इफेक्टिव टीचर को किसको कहा जाता है, इफ ही और शी यूजेस मोर देन वन मेथड। अगर आप इंडक्टिव भी यूज किया, डिडक्टिव मेथड भी यूज किया, फार्मूला डिराइव किया, तुरंत जो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मौका दिया, एक कंप्लीट होता है। इट कंबाइंस विद इंडक्टिव मेथड टू रिमूव द इनकम्प्लीटनेस। अगर आप इंडक्टिव डिडक्टिव होता है, कंप्लीट होता है। डिडक्टिव मेथड को इंडक्टिव मेथड से कंबाइन करना, जब कंबाइन करते हैं इस तरह टेक्निक्स को, जो मेथड्स को, तब इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। इट एनहांसेस स्पीड एंड एफिशिएंसी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपका डिडक्टिव मेथड जो है क्या किया जाएगा, आपका स्पीड एंड एफिशिएंसी जो है सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एनहांस किया जाएगा, बड़ा कर देगा। डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, क्या डीमेरिट्स है? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर टू अंडरस्टैंड एन एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला if it is not proceeded by number of concrete instances। देखिए बच्चे को कैसा है फार्मूला, अगर समझ में नहीं आता फिर दिक्कत होगा। उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां डिराइव होता है, या प्रॉब्लम दे रहा, फार्मूला प्रोवाइड कर रहा है, फार्मूला कैसा है पता नहीं है, तब जो है फिर बताना पड़ेगा।
Pure deduction work requires a formula for every type of problem, and an existence use of this method will demand blind memorization of a large number of formula. सिर्फ blindly memorize करना ये demerit है. बहुत सारा problems में blindly memorize करना ये demerit है. It will thus cause an unnecessary and heavy burden on the brain. Unnecessary इतना formula से याद रखना unnecessary जो है ना heavy burden होगा brain के ऊपर. Memory becomes more important than understanding and intelligence, and that is educationally unsound. मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसा आया, क्या रीजन है. उसमें वो अंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं है. इसमें क्या होगा? मेमोरी सिर्फ फार्मूला को मेमोराइज करना. मेमोरी बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस. इसमें इंटेलिजेंस का अंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रख के करना है. इसलिए ये एजुकेशनली इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड अनसाउंड है. The pupil forget memorize formula, which very likely to happen in case of blind cramming. He is at loss and cannot recollect and reconstruct the formula easy. अगर फार्मूला भूल जाता है तब परेशान है. फार्मूला कैसा आया फिर प्रूफ करना, ओके, सब जो है टाइम लगेगा. He cannot recollect and reconstruct the formula easy. Easy से आसानी से recollect करना, reconstruct करना उतना आसानी नहीं है. अगर बच्चा फार्मूला का अगर भूल जाता है तब रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकलेक्ट करना उतना आसानी काम नहीं है. द स्टूडेंट्स कैन नॉट बिकम एक्टिव लर्नर. यहाँ एक्टिव लर्नर नहीं है, उसमें एक्टिव लर्नर है, इसमें एक्टिव लर्नर नहीं है, क्योंकि फार्मूला प्रोवाइड किया गया है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिस्कवरी. उसमें थिंकिंग का, रीजनिंग का, डिस्कवरी का स्कोप नहीं है. Whereas उसमें इंडक्टिव में है, ये सब है, इसमें नहीं है. इसलिए क्या करना है? दोनों मेथड्स को क्लब करना. अब बताइए. जी सर, दोनों एक दूसरे को फुलफिल करता है सर. हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है. देखो अब ए एंड आउटसाइड ए, हम दोनों की अगर यूज किया जाता है कंप्लीट ए बनेगा. ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट ए बनेगा. समझ रहे ना? इस तरह जो है इंडक्टिव मेथड से शुरू करके डिडक्टिव मेथड से क्लोज करना अच्छा रहता है. राइट? पीटीआर बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला डिराइव करना, तुरंत उसको अप्लाई भी करना, एक से ओपन करके दूसरे से क्लोज करना, तब जो है एक फुल फ्लेज्ड ओके कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को समझा सकते हैं. ओके, यस सर. जब आप लिखते हैं ना कौन सा मेथड यूज किया गया, दोनों मेथड यूज किया, तब इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच हमने यूज किया. अप्रोच एक ही मेथड यूज किया, इंडक्टिव मेथड. अगर ओनली डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड. दोनों यूज किया, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज नहीं लिखना, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच. ओके, इससे आज हम इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड का बारे में डिस्कस किए, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का बारे में डिस्कस किए. अलग से देखा जाए तो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एक से देखा जाए तो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच. ओके, एक क्या है इंडक्टिव मेथड, क्या है उसका मेरिट्स, प्रोसीजर क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है. उसी तरह हम डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड का प्रोसीजर क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है. राइट? प्राइमरी लेवल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, फार्मूला को, जनरलाइजेशन को समझाने के लिए इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं. उसके ऊपर बच्चों की प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं. ओके, यस सर. क्लियर? क्लियर. यस. जी सर. ओके सर. और बताइए कल कब होगा क्लास? सर हम लोग का मैथ का तो क्लास नहीं है अब, जो अगले आने वाले वीक से शुरू होगा सर. फिर से फिर 15 में आज क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेता हूँ 2 यूनिट में. है जी जी सर. जी सर. ठीक. अब क्विट कर सकते हैं मीटिंग से.
ओके सर। अटेंडेंस बना लीजिए सर। ओके सर। चलिए ओके है, फुल अटेंडेंस है। अटेंडेंस का बना कोई अटेंडेंस का अटेंडेंस आज नहीं बनेगा सर? है ना, सब लोग है ना उसमें। हाँ सर, ठीक है। चलिए पोर्टल पे ठीक अभी है, तक नहीं ओके आया सर, है सर। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक है, पोर्टल पे नहीं आया है सर अभी तक। है। उबैदुल्ला भाई, आईयूएमएस अटेंडेंस के आईयूएमएस बारे पे में नहीं बोला आया। जा रहा है सर। हेलो हेलो, अब उबैदुल्ला भाई, देखिए आईयूएमएस में प्रॉब्लम है, आईयूएमएस ये में प्रॉब्लम है। ये जितना भी प्रॉब्लम है ना वो नजीर सर से शेयर कर लीजिएगा। अटेंडेंस ठीक है। रिलेटेड जो है ना आईएमएस में प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग यू कॉलेज की तरफ से आप लोगों का सबको अच्छा 100% अटेंडेंस दिए। ओके सर, ओके। हाँ, मेरे से चेक करके गए, फाइनली ओके मैंने सर। चेक करके यूनिवर्सिटी की सबमिट भी किया गया है फिर अप टू फरवरी। ओके, क्योंकि ऑनलाइन से चल रहा है ना, आप लोग पास मतलब बिना कॉलेज देखते हुए ऑनलाइन करते हुए ऑनलाइन में उतना एक्सपोजर नहीं है, फिर भी आप लोग इतना अच्छा क्लासेस कर रहा है, इसलिए ये सब माइंड पे रखते हुए सबको अच्छा तरह अटेंडेंस दिए। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होती है सर कभी कभी। नेटवर्क प्रॉब्लम होने जी के सर, आप बावजूद भी 100% अप्लाई अटेंडेंस कर दे रहा दीजिए है, वहाँ यूनिवर्सिटी। इसलिए सबको अटेंडेंस दिया गया है। ओके सर। आपका ज्वाइनिंग डेट से, थैंक यू सर। सपोज मुजफ्फर आलम नवंबर में ज्वाइन किया, तब्रेज ने दिसंबर में ज्वाइन किया, उस अकॉर्डिंग से सपोज मुजफ्फर आलम का 25 क्लासेस किया, उस वक्त उनका नवंबर में ज्वाइन किया, नवंबर में तब्रेज का नहीं है, दिसंबर में ज्वाइन किया, सपोज मान लीजिए नवंबर में इनका अटेंडेंस नहीं रहता, तब्रेज कब से शुरू होगा? दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर में 100% है, और मुजफ्फर आलम को नवंबर में भी 100% है, दिसंबर में। इस तरह हम लोग डेट ऑफ एडमिशन से देख के अच्छा से किए हैं, उसे टेंशन मत लीजिए। ओके सर। अगर ले लेता है हम ही खुद बुलाते हैं, ओके। यस सर, ओके वेट कर ओके दें सर। सर। थैंक यू। क्लास नहीं है ना फिर? नहीं है सर, कल मंडे मंडे सर। ओके। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, बाय ओके सर, बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज सर।